हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा चर्चा शुरू कर रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक से। ऐसा बहुत सारे टीचर सोचते हैं और मैं भी सोचता हूं। डिमांड खत्म हो गया यानी कि इकोनॉमिक्स में 50% टेंशन खत्म हो गई। ठीक है जी, इतना बड़ा चैप्टर है कि डिमांड प्लस इलास्टिसिटी और डिमांड काफी सारे लेक्चर पी जाता है। ठीक है जी, और इसकी अगर ये समझ ना आए तो सप्लाई ऑटोमेटिकली खराब हो गया। ठीक है जी, और ये समझ में आ गया तो सप्लाई समझ लो पहले दिन ही खत्म हो गया। तो बाबू अभी हम सब सामने देख रहे हैं, डिमांड चैप्टर अच्छे से समझेंगे, कोशिश करेंगे बेटा तुरंत बाद सप्लाई करें और उसको भी खत्म करते हैं। ठीक है, और एक मेजर पोर्शन मैं बोल रहा हूं, अगर 80 मार्क्स का पेपर है तो 12 से 15 मार्क्स ये दोनों चैप्टर कवर करने चाहिए। ठीक है जी, बॉस पास हो जाएगा बेटे इतने में बॉस। लो अच्छा भाई, प्रैक्टिकल थ्योरी में अलग अलग पास होना होता है, बाकी तुम देखो, मैं तो बता ही सकता हूं। बेटा सब सामने देख रहे हैं, बस बस बस। अब सर मेरे को श्री गणेश करने दो वरना बैच लेट होता जाएगा। बात कर रहे हैं डिमांड की। एक मीनिंग लिखा हमने डिमांड का, कहता है डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट अ ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। बेटा हो सकता है डेफिनेशन हम रट भी लें और खुश हो जाएं, हमें कुछ आता है। भाई एनालिसिस जितना इंपॉर्टेंट है ना उतना कुछ भी नहीं। प्रधान जी सामने देख लो। बेटा सबसे पहले ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम का मतलब बताओ। बेटा डिमांड कब मैसर होती है? डिमांड मैसर होती है बेटा एक फाइनेंशियल ईयर में। मतलब हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, हमारे लिए सबसे समझना आसान है कि बेटा गिवन ऑफ पीरियड ऑफ टाइम ज्यादातर जगह पे एक ही मतलब है, फाइनेंशियल ईयर। यानी कि अगर कभी भी किसी प्रोडक्ट की डिमांड को देखा जाएगा तो बेटा ओवर अ पीरियड ऑफ फाइनेंशियल ईयर देखा जाएगा। अगर 23-24 है तो बेटा 1 अप्रैल 23 से लेकर 31 मार्च 24 तक देखा जाएगा। सबसे सिंपल बात, गिवन पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्लियर। दूसरी बात कहता है डिमांड क्या है? रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय। पहले विलिंग टू बाय पे चर्चा, फिर एबल टू बाय पे चर्चा। बेटा व्हाट डू यू मीन बाय विलिंग टू बाय? बेटा डिमांड में कोई चीज तभी काउंट हो सकती है अगर कोई इंसान विलिंग टू बाय तो हो। मैं कहूं मैं तो कभी विलिंग टू बाय हो ही नहीं बीएमडब्ल्यू, तो बेटा क्या मेरी डिमांड बन सकती है बीएमडब्ल्यू? कभी नहीं हो सकती। लेकिन मैं कहता हूं एक इंसान विलिंग टू बाय है, ठीक है, क्या उसकी डिमांड सिर्फ विलिंग टू बाय पे बन जाएगी? नहीं। मैं कहता हूं वो इंसान रायवाला में नौकरी करता है, 10,000 रुपए महीना, वो कह रहा है विलिंग टू बाय बीएमडब्ल्यू। बेटा ठीक है वो विलिंग टू बाय है, क्या वो एबल टू बाय है? जब तक आप विलिंग टू बाय के साथ साथ एबल टू बाय नहीं हो एट ईच पॉसिबल प्राइस, तब तक बेटा वो चीज आपकी डिमांड ही नहीं है। और ये मैं कहूं कि मुकेश अंबानी जी कह रहे हैं मैं तो विलिंग टू बाय हूं बीएमडब्ल्यू, डिमांड है 100%, लिख दो चिपका दो, ऐसी वो पूरी फैक्ट्री ना खरीद दें। समझ में आ रही है बेटा बात? तो बेटा डिमांड बनने के लिए विलिंग टू बाय के साथ साथ एबल टू बाय वाली बात सेटिस्फाई होनी चाहिए। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? ये बात समझ में आती है? डिमांड बेटा दो तरीके की लिखी हुई है, पर एक्चुअली बेटा डिमांड 3 तरीके की होती है। मैं तीनों की बात कर रहा हूं, सामने देखते रहना। इंडिविजुअल डिमांड वर्सेस मार्केट डिमांड वर्सेस एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड बेटा ये चर्चा, ये विषय 12th का है। ठीक है जी, 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। क्यों मैक्रो में पढ़ते हैं अभी ये भी बता दूंगा। ठीक है जी, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड पे हल्की हल्की बात कटाइए जी। सामने देख लो, कल सुनाना है आपने। ठीक है जी, सामने देख लो अच्छे से, यही पूछूंगा तेरे से। बेटा इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है? जहां वन सिंगल गुड्स की बात चल रही है या वन सिंगल सर्विस की बात चल रही है। ठीक है जी, और खरीदने वाला वन कंज्यूमर। बेटा जहां मैं बात कर रहा हूं एक ही गुड्स या सर्विस की और खरीदने वाले एक ही कंज्यूमर की, उसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड। ठीक है जी, मार्केट डिमांड किसको बोलते हैं? जहां वन सिंगल गुड्स या सर्विस की ही बात चल रही है, पर बेटा दुनिया के सारे कंज्यूमर की बात चल रही है, ऑल द कंज्यूमर। तो बेटा ये है मार्केट डिमांड। एंड व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीगेट डिमांड? दुनिया के सारे गुड्स और सर्विस और दुनिया के सारे कंज्यूमर्स, सारे के सारे कंज्यूमर्स। ठीक है जी, ये बेटा एग्रीगेट डिमांड। क्यों पढ़ते हैं 12th क्लास में भाई? ऑल द गुड्स एंड सर्विस,
आपको पता है माइक्रो और मैक्रो में फर्क बताया गया था कभी से पहले चैप्टर में? बेटा ये जो माइक्रो में आई दिखता है ना, ये इंडिविजुअल एलिमेंट के लिए, ये जो मैक्रो में ए दिखता है ना, ये एग्रीगेट के लिए। जो मैं सारे गुड्स एंड सर्विस की बात करूंगा, कभी माइक्रो में पढ़ नहीं सकता, तो माइक्रो कंपोनेंट ही नहीं है, छोटा कंपोनेंट है। माइक्रो का मतलब होता है छोटा सा कंपोनेंट, मैक्रो होता है बड़ा। छोटा सा कंपोनेंट है ये, दुनिया के सारे गुड्स एंड सर्विस की पढ़ाई करना मैक्रो में ही तो पढ़ूंगा, इसलिए बेटा इसे 12th क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ एक ही सिंगल गुड्स की बात चल रही है, यहाँ भी एक ही सिंगल गुड्स की बात चल रही है, इसलिए उसको माइक्रो में पढ़ रहे हैं। फिलहाल बताओ फर्क समझ में आता है? इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड, तीनों का फर्क समझ में आता है? पक्की बात, जब 12th में आओगे ना, ये चैप्टर शुरू करूंगा तब भी ऐसे ही शुरू करूंगा, और आधे ऐसे शक्लें देख रहे होंगे जैसे कुछ पता ही ना हो इन्हें। ठीक है जी, शुक्र करो, बस आ जाओ, दुआ करो साथ में दिन रात। बेटा अभी हम चर्चा शुरू कर रहे हैं इंडिविजुअल डिमांड की। कल की चर्चा, कल का विषय है मार्केट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड 12th की बात है। एक मिनट, इंडिविजुअल, चलो मैं पढ़वा नहीं रहा, कल देखेंगे इसको। इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड पढ़ लेना, जो मैंने बोला वही लिखा है। आगे बढ़ रहे हैं बेटा, टॉपिक का नाम है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, या फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, या फैक्टर अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड। मेहुल भाई ठीक है बात की? बाबू डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, या फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, या फैक्टर अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड। अभी सिर्फ चर्चा मेरी इंडिविजुअल डिमांड पर है, मार्केट डिमांड पर कोई भी चर्चा नहीं है। कल शुरू करेंगे मार्केट डिमांड। ये बात मैं पहले भी बोलता हूँ, ये दोनों टॉपिक कभी एक दिन कराने नहीं चाहिए, बच्चा बहुत कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए मैं करा ही नहीं रहा हूं। आज सिर्फ बड़ा छोटा सा विषय है मेरा टारगेट। ठीक है बाबू, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं? सबसे पहले बेटा उसका खुद का प्राइस, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। डिमांड को सबसे पहले कोई चीज अफेक्ट करती है तो बेटा उसका खुद का प्राइस अफेक्ट करता है बेटा। और लॉ ऑफ डिमांड एक बात कहता है, अगर किसी ने पढ़ा है बहुत अच्छी बात, नहीं भी पढ़ा बेटा बस बात सुन लो। देयर एग्जिस्ट अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। बेटा देयर एग्जिस्ट अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब प्राइस बढ़ जाएगा तो डिमांड पक्का गिर जाएगी, और प्राइस गिर जाएगा तो डिमांड पक्का गिर जाएगी। साबित करें, क्या कहता है लॉ ऑफ डिमांड? देयर एग्जिस्ट अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। प्राइस बढ़ेगा, इनवर्स रिलेशनशिप है ना, प्राइस अगर एक चीज बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड पक्का गिरेगी, और डिमांड अगर प्राइस अगर गिर जाएगा तो डिमांड पक्का बढ़ जाएगी। ठीक है जी, मैं साबित कर देता हूं इस चीज को। मैंने पिछली बार जो एग्जांपल लिया था वही कंटिन्यू, ठीक है जी, ताकि उनका रिवीजन, सच में रिवीजन उनको याद भी है कि क्या एग्जांपल दिया था। मैंने आपको बताया था कि कुछ दिन पहले मैं एक रेस्टोरेंट में था, ठीक है जी, अभी रेस्टोरेंट के बाहर ही था, मैं ओला पर था, ठीक है जी, और मेरे सामने से एक अंकल गुजर रहे थे, वो टीवीएस iQ पर थे, ठीक है जी, एकदम रुक गए मेरे पास, मेरे से पूछने लगे, कहते कैसी है इसकी परफॉर्मेंस? मैंने कहा जी ठीक है। मैंने कहा लेकिन मुझे पता है कि आपकी टीवीएस iQ की परफॉर्मेंस बहुत कमाल होगी। ठीक है जी, कह रहे हाँ बहुत कमाल है। तो मेरे से पूछ रहे थे, कह रहे मैंने एक और ईवी खरीदना है, मैं सोच रहा हूँ कौन सा खरीदो। मैंने कहा जी बिल्कुल मत सोचो, टीवीएस iQ खरीदो। कहते खरीद लेता, लेकिन मैं अब कुछ और सोच रहा हूँ। मैंने कहा जी क्यों, ऐसी क्या दिक्कत है? कहते मैंने जब टीवीएस iQ खरीदी थी, जो मेरा मॉडल है, ये मैंने खरीदी थी 1,34,000 में। कहता है यहाँ पर था नहीं, कोई डिस्ट्रीब्यूटर भी नहीं था सहारनपुर में, मैं दिल्ली से लेकर आया था इसको। मैंने कहा अच्छा जी। कहता है आज की तारीख में सेम मॉडल 1,76,000 का है, इसलिए मैं iQ नहीं खरीदना चाहता। सर मुझे नहीं लगता इससे बढ़िया, इससे प्रैक्टिकल कोई एग्जांपल मैं दे सकता हूं। ठीक है जी, अगर प्राइस बढ़ गया है तो अंकल की डिमांड कम हो गई है, और ऐसा ही बहुत सारे लोग भी सोचते होंगे, और खाली वही नहीं सोच रहे, मानते हो ना? और बेटा मैं कहूं, अगर ऐसा कुछ कर दे सरकार कि इस 1,76 में से सरकार कह दे 76,000 की सब्सिडी हम देंगे, दे तो खैर इतना नहीं रही, ठीक है, मान लो ऐसा कह दे, यानी कि ये iQ 1,00,000 की बढ़ने लगे, सर क्या होगा? बतेरे लोगों की डिमांड आ जाएगी, बतेरे लोगों की। यानी कि बात बड़ी सिंपल सी है कि बेटा अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड गिरती है, एंड वाइसा वर्सा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस बात में? जो मैंने बात बोली बिल्कुल प्रैक्टिकल है, समझ आती है, यही चीज आपके साथ होती है, आप भी यही करते हैं ना। आगे बढ़ जाएं पक्का से बेटा, टेक्निकल भाषा ही लिखना अगर ये पेपर में आ जाए।
ठीक है, बिल्कुल सीधी सीधी सी भाषा नहीं चलेगी, ठीक है ना। आपको पहले ये बताना है लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है, और फिर आखिरी में यही बात एग्जाम्पल के साथ, ठीक है ना बाबू। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट हेडिंग है रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है जी। या चलो हेडिंग तो दिखाई देते हैं आपको बेटा। नेक्स्ट हेडिंग है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब पहले तो यही डिस्कशन होता है कि रिलेटेड गुड्स चीज ही क्या होते हैं, और उसके बाद बेटा फिर मैं डिमांड पर शिफ्ट करूं। बेटा रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं, अगर किसी पर्टिकुलर गुड्स का प्राइस इंपैक्टेड हो और दूसरे गुड्स की डिमांड पर इंपैक्ट आ जाए, तो ऐसे सारे गुड्स को रिलेटेड गुड्स कहते हैं। सुन रहे हो आप क्या होता है रिलेटेड गुड्स? अगर किसी एक पर्टिकुलर गुड्स का प्राइस इंपैक्टेड हो और दूसरे गुड्स की डिमांड इंपैक्टेड हो जाए, ठीक है ना जी, सेम गुड्स की बात नहीं कर रहा हूं, दूसरे गुड्स की डिमांड इंपैक्टेड हो जाए, तो ऐसे सारे गुड्स को हम रिलेटेड गुड्स बोलते हैं। मैं साबित करूंगा बेटा। क्या ऐसा कोई गुड्स है दुनिया में बेटा कि एक का प्राइस बढ़ रहा है या गिर रहा है, किसी दूसरे गुड्स की डिमांड पर फर्क आ रहा है? बेटा बहुत सारे गुड्स हैं, बहुत बहुत सारे। सबसे पहला एग्जांपल रिलेटेड गुड्स का क्या हो सकता है बेटा? सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है बेटा, सब्स्टिट्यूट गुड्स, ये कैसे गुड्स होते हैं बेटा जो एक के प्लेस पर दूसरा इस्तेमाल किया जा सकता है। जस्ट लाइक आप बोल सकते हो बेटा टी एंड कॉफी, परफेक्ट तो नहीं पर सब्स्टिट्यूट तो है। कोक पेप्सी, बेटा परफेक्ट तो बिल्कुल नहीं है, पर हाँ थोड़े बहुत सब्स्टिट्यूट तो हैं, ठीक है। मैकडी का बर्गर और बर्गर किंग का बर्गर, ठीक है ना जी, मैक वेजी, बीके वेजी, ठीक है जी, परफेक्ट तो नहीं पर हाँ सब्स्टिट्यूट तो है, ठीक है जी, एक के प्लेस पर दूसरा इस्तेमाल हो सकता है। अब बेटा मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उससे क्लियर करने की कोशिश करता हूं कैसे डिमांड इंपैक्टेड होती है, सामने देखना सब। मैंने एक एग्जांपल लिया बेटा, कोक वर्सेस पेप्सी, सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, दोनों का प्राइस अभी 10-10 चल रहा है, ठीक है जी, दोनों का प्राइस 10-10 चल रहा है। पता नहीं अचानक से क्या हुआ पेप्सी को, पेप्सी ने प्राइस बढ़ाकर 15 कर दिया और कोक ने प्राइस 10 ही रखा। पेप्सी ने क्या करा? प्राइस बढ़ा दिया। सर क्या होगा प्राइस बढ़ाने से इसके? बेटा इसकी डिमांड छोड़ो, कोक की डिमांड पर क्या फर्क पड़ेगा, बस ये बताओ। कोक की डिमांड बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी, बस ये बताओ। कोक की डिमांड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? पक्की बात है। अच्छा ये समझ में आ रहा है कि ये रिलेटेड गुड्स हैं, एक का प्राइस इंपैक्टेड हुआ, दूसरे की डिमांड इंपैक्टेड हो गई, यही तो बोला था। रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं? एक का प्राइस इंपैक्ट होगा तो दूसरे की डिमांड इंपैक्ट हो जाएगी, ये हो रहा है, ठीक है जी। अब बेटा टेक्निकल भाषा में बात, सब्स्टिट्यूट गुड्स में लिखोगे क्या? पहली लाइन ही क्या लिखोगे? There exists a direct relationship between the price of substitute goods and the demand of a given commodity. क्या बोला मैंने? There exists a direct relationship between the price of substitute goods and demand of a given commodity. मेरे लिए given commodity कोक है और इसका substitute goods है पेप्सी। पेप्सी का प्राइस बढ़ा तो कोक की डिमांड बढ़ गई, एंड वाइसा वर्सा। अगर ये बात टेक्निकल में जैसे मैंने बोली ऐसे लिख दो, टीचर को भी समझ में आ जाएगा, भाई बच्चा कुछ पढ़ लिख के आता है। समझ में आई बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आगे बढ़ सकते हैं। पहली हेडिंग क्लियर थी, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। दूसरा भी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में मैंने एक ही गुड्स की बात करी है, सब्स्टिट्यूट एक और तरीके का होता है बेटा ये। हाँ याद आने वालों को तो आ ही गया बेटा, वो गुड्स होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है ये भी रिलेटेड गुड्स ही, रिलेटेड गुड्स समझते हैं ना, एक गुड्स का प्राइस इंपैक्ट होगा तो दूसरे गुड्स की डिमांड मिल जाएगी, ठीक है ना जी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? साथ साथ इस्तेमाल होते हैं जो, ठीक है जी, ये तो एक दूसरे के प्लेस पे इस्तेमाल होते हैं, ये साथ साथ इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि गाड़ी और पेट्रोल साथ साथ जरूरत है, शुगर और टी साथ साथ जरूरत है, ठीक है जी। कह रहे दारू और चखना है पागल, और कोई एग्जाम्पल दुनिया में नहीं है क्या? पता नहीं, अपने अपने लेवल के हिसाब से सारे एग्जाम्पल देना शुरू कर देते हैं। आओ कह रहा बीड़ी और लाइटर, वो कह रहा माचिस से जल जाती है, भाई उसकी पहले उसकी सुन ले तू।
तुम आपस में लड़ो और खत्म हो। इधर देखो जी, यार बिल्कुल ही नल्ले हैं ये। बेटा सामने देखना जी, बस बाबू बस बिल्कुल चुप, सामने देखो। बेटा मान लो अभी शुगर का दाम ना 35 रुपए 40 रुपए केजी है, ठीक है, 35 से 40 रुपए केजी के आसपास है, ठीक है। और मान लो बेटा इस साल ऐसा कुछ हुआ कि क्लाइमेट इतना अच्छा नहीं था, शुगर के अकॉर्डिंग नहीं था, मतलब शुगर केन प्रोड्यूस होने लायक नहीं था, और शुगर केन की ना बेटा क्रॉप बहुत कम हुई, और शुगर का दाम बहुत ज्यादा हाइक हो गया, ये 100 रुपए किलो तक पहुंच गया, ठीक है जी, प्राइस बढ़ गया है शुगर का। अब भैया जिसने चाय पीनी है, ये तो बात कंफर्म है कि अगर वो शुगर ही नहीं खरीद रहा, प्राइस इतना ज्यादा बढ़ गया 30 रुपए किलो से मान लो 100 रुपए किलो हो गया, अगर वो शुगर ही नहीं खरीद रहा या बहुत कम खरीद रहा है, कि चाय पत्ती खरीदेगा? वो भी तो नहीं खरीदेगा। यानी कि बात बड़ी सिंपल सी ये है, देयर एग्जिस्ट अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड द डिमांड ऑफ द गिवन कमोडिटी। मेरे एग्जांपल में मेरी गिवन कमोडिटी टी है और उसका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है? शुगर। अगर बेटा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का दाम बढ़ता है तो क्या होगा? गिवन गुड्स की बेटा, सॉरी मैंने क्या बोल दिया, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस बढ़ता है तो बेटा गिवन कमोडिटी की डिमांड कम हो जाएगी। क्लियर है बात? समझ में आती बात? अभी तक मैंने जो दो हेडिंग बोली सबसे मेन थी बेटा, अगली तीन में मैं उतना ही टाइम लगाऊंगा जितना मैंने बेटा दो में टाइम लगाया, यानी कि बहुत जल्दी जल्दी निपट जाएंगी। वो प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी पहली हेडिंग थी, रिजल्ट सामने देखो, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी पहली हेडिंग थी, क्या बोला? देयर एग्जिस्ट अ inverse relationship between price of a given commodity and its demand। ठीक है जी, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड गिरेगी एंड वाइस वर्सा। एग्जांपल टीवीएस आईक्यूब याद रहेगा। हाँ जी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, शिवम प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स दो हेडिंग बोली, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या बोला? देयर एग्जिस्ट अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड द डिमांड ऑफ द गिवन कमोडिटी। सब्स्टिट्यूट गुड्स का दाम बढ़ेगा, पेप्सी का दाम बढ़ेगा तो डिमांड कोक की बढ़ जाएगी इधर से। देयर एग्जिस्ट अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड द डिमांड ऑफ अ गिवन कमोडिटी। इधर से शुगर का दाम बढ़ेगा, टी की डिमांड ऑटोमेटिकली उड़ जाएगी, वो अपने आप ही गिर जाएगी, उसको कुछ हुआ भी नहीं, किसी ने कुछ कहा भी नहीं। तीन बातें डन, ठीक है। वो थर्ड मेन हेडिंग पर जा रहा हूं। थर्ड मेन हेडिंग है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर। बेटा दो तरीके के गुड्स एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में, इंफीरियर गुड्स सस्ते और बेकार गुड्स, और बेटा सुपीरियर गुड्स जिनको लग्जरी भी बोलते हो आप, उनको बेटा इकोनॉमिक्स नॉर्मल गुड्स बोलती है। ठीक है जी, जिनको आप लग्जरी बोलते हो उनको इकोनॉमिक्स क्या बोल रही है? नॉर्मल गुड्स बोल रही है। इधर देखना चाहिए, एक इंसान मान लो बेटा 10,000 रुपए महीने पे नौकरी करता था, कहीं से एक आइडिया क्लिक कर दिया उसने, वो आइडिया कैप्चर कर लिया और 5 लाख रुपए महीने तक पहुंच गया। कहां 10,000 रुपए महीना, कहां 5 लाख रुपए महीना। आज बेटा कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई है, सर लग्जरी की डिमांड करेगा कि नहीं करेगा? भैया पहले 10,000 रुपए महीना कमा रहा था, फोन चला रहा था ओप्पो वीवो एम आई, आज भैया आईफोन की डिमांड करेगा कि नहीं करेगा अगर 5 लाख रुपए महीना पे चला गया? बेटा अगर इनकम बढ़ेगी किसी भी कंज्यूमर की, पक्का नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, और अगर इनकम बढ़ रही है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड वो गिराता ही चला जाएगा। खत्म, कोई दिक्कत कोई परेशानी? बात समझ में आ गई? बिल्कुल सिंपल सिंपल सी बात, इनकम बढ़ेगी कंज्यूमर की, हमेशा लग्जरी की डिमांड बढ़ेगी एंड वाइस वर्सा। इजी वन। यार यही सब कुछ लिखना होता है और फ्री के नंबर बट रहे होते हैं, बस आपको पता नहीं नंबर लेने कैसे। आगे बढ़ते हैं बेटा, फोर्थ हेडिंग इज टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर। बेटा अगर कोई चीज कंज्यूमर की कंजम्पशन हैबिट में आ चुकी है, वैसे ये चीजें ऐब करने वाले बहुत अच्छे समझते हैं, ठीक है जी। अगर कोई चीज कंज्यूमर की कंजम्पशन हैबिट में आ चुकी है, मतलब टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में जा चुकी है,
मैं कह रहा हूं भैया जो मर्जी प्राइस कर लो, जो मर्जी, डिमांड बढ़ती ही चली जाएगी, कभी डिमांड गिरेगी नहीं। एग्जाम्पल प्रूव करते हैं, अरे प्रूव करते हैं। आपको क्या लग रहा है जितने लोग ऐप नहीं करते वो भी एक ऐप तो करते ही हैं, मोबाइल फोन दिन रात चलाने का। हाँ जी हाँ, कुछ नहीं, देखे देखे वो देखे तुम्हारे जैसे। सुनो जी मेरी बात सुनना, एग्जाम्पल ध्यान आ गया होगा, जियो, जियो याद आ गया होगा ना एग्जाम्पल में, मैंने पिछली बार भी यही दिया था, दोबारा बोल रहा हूँ सुनो जी। बेटा जब इनिशियली जियो लॉन्च हुआ, उसने क्या करा, उसने कहा जी सब कुछ फ्री, ठीक है जी, साल डेढ़ साल तो हम पूछ ही नहीं रहे, सब कुछ फ्री, ठीक है जी, हमारी फ्री में सिम लो, सारा दिन कॉल पे बात करो फ्री, वॉइस डेटा फ्री, वीडियो कॉल्स फ्री, सारा नेट फ्री, रोमिंग में डेटा फ्री, सब कुछ ही फ्री है हमारा। तो भैया कहा हम महीनों में जीबी डेटा भी नहीं फूकते थे। मैं हमेशा बोलता था बैच में, बेटा टाटा डोकोमो का एक मैं रिचार्ज कराता था खुद अपने हाथ से, 48 रुपए का रिचार्ज आता था, 550 MB महीने की आती थी, खत्म नहीं करते थे पूरे महीने में 550 MB, ठीक है जी। और कहा जियो ने आदत डाली रोज 1.5 GB डेटा, ठीक है जी, इतनी आदत पड़ी, इतनी आदत पड़ी, साल डेढ़ साल फ्री चलाकर जैसे उसने 333 किया, अब जो चीज कंजम्पशन हैबिट में जा चुकी है, जो मर्जी प्राइस कर लो, डिमांड कैसे गिर जाए, डिमांड तो और बढ़ेगी, ठीक है जी। हमने चलो जी 333 ही तो है, कराओ, 3 महीने का कुछ नहीं, 111 रुपए महीना, पहले 48 देते थे, चलो कोई नहीं डन है, कराओ। 333 से उसने 444 किया, फिर कराओ, 444 से 666 किया, कराओ, अब 800 है, कोई नहीं बेटा वो दिन दूर नहीं, 1111 का होगा, 1111 का होगा, तब भी कराओगे, कराओगे ना। तो बेटा कोई चीज कंजम्पशन हैबिट में जा चुकी है, जितना मर्जी उसका प्राइस बढ़ा लो, डिमांड गिरेगी नहीं, बढ़ेगी ही बढ़ेगी। समझ में आती है बात, ठीक है जी। बेटा लास्ट हेडिंग और फिर वाइंड अप कर सकते हैं हम। ऐसे हेडिंग का नाम है एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। लो जी, बस बस प्लीज बेटा, बिल्कुल चुप। एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर, आकाश में एक सेकंड रोज कर दो, जब चुप बैठ। बेटा हेडिंग का नाम है एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन द प्राइस इन फ्यूचर, सामने देखना चाहिए। बेटा अगर फ्यूचर में किसी कॉमोडिटी का प्राइस बढ़ने वाला है, मतलब बदलने वाला है, बदलने वाले को मैं बढ़ने वाला भी समझ सकता हूं, कम होने वाला भी समझ सकता हूं, उससे डिमांड जरूर इंपैक्ट होती है। कहने का मतलब क्या है, अभी गवर्नमेंट आपको कह दे या कहीं से आपको हिंट मिलने लगे कि रात को 12 बजे से पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, अभी हिंट मिले, और छोटी मोटी नहीं बढ़ रही, ठीक है, 25% का हाइक है, 100 रुपए लीटर से सीधा पेट्रोल 125 रुपए लीटर चल रहा है। सर अगर एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा, डिमांड करंट पीरियड में हद से ज्यादा बढ़ जाएगी, करंट पीरियड में, ये 12 बजे के बाद नहीं की बात कर रहा हूं, प्राइस तो 12 बजे के बाद बढ़ेगा, अभी डिमांड अभी बढ़ जाएगी, बिल्कुल तुरंत ही बढ़ जाएगी, क्योंकि हाइक छोटी मोटी नहीं है ना, 25% की हाइक है। क्या होगा, मेरा व्हीकल अच्छा 10 लीटर की टैंकी, चल फुल कर, गाड़ी 20 लीटर, चलिए फुल कर, सब फुल करा देंगे हम, क्योंकि हाइक 25% का है। अगर एक्सपेक्टेशन फ्यूचर में प्राइस बढ़ने की है तो बेटा डिमांड करंट पीरियड में बढ़ जाती है, यहां पर बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशनशिप दिखाई दे रही है, ठीक है जी। और ये बात मैं पढ़ा भी देता हूं, देयर एग्जिस्ट अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर एंड चेंज इन डिमांड इन द करंट पीरियड। ये वर्ड ना लिखा सब गलत हो जाएगा, करंट पीरियड वर्ड लिखना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ में आती है बात, यानी कि हर पॉइंट में ना आपको रिलेशनशिप बता के आनी है, देयर एग्जिस्ट अ इनवर्स, देयर एग्जिस्ट अ डायरेक्ट, बस हर हेडिंग को इस हिसाब से शुरू करना है। एक एक एग्जांपल रिलेशनशिप बताते जाओ, पहली लाइन में एक एक एग्जांपल देते रहो, आपकी जंग पूरी है, पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है जी। कल आप जब सुनाओगे तो मैं इसी तरीके से सुनाऊंगा जिस तरीके से मैंने समझाया। रखते आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों।